Hello everyone. Today we will start dielectric and dielectric medium. So चलो हम स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है. तो देखिए, द सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दैम बट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस. इट मीन्स ऐसे सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दैम, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो अपने से या अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं. बट शो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाएंगे. ठीक है, एक और बार रिपीट करते हैं. The substance which do not allow the current to flow through them but show the electric effect are called the dielectric substance. It means ऐसे substance जो अपने अंदर से या अपने से इलेक्ट्रिक को फ्लो नहीं होने देते हैं बट वह कभी कभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, सो हम ऐसे सबस्टेंस को क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस. दे हैव द नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैम, इनके पास बहुत कम मात्रा या नहीं के बराबर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. और हमने पढ़ा है कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे सबस्टेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वह कंडक्टर कहलाते हैं, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा या नहीं के बराबर पाए जाते हैं उन्हें हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, है ना. तो इसी प्रकार जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें भी क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में नेग्लिजिबल नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एबोनाइट, ग्लास, वैक्स, पेपर, ऑयल, माइका आर द डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस ना. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एबोनाइट हो गया, ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, पेपर हो गया, ऑयल हो गया, है ना. तो ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है. दीज सबस्टेंस आर इंसुलेटर विच व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट पोलराइज्ड. अब देखिए ये जो सबस्टेंस हैं ये दीज सबस्टेंस आर इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर भी कहलाते हैं जो कभी कभी क्या होता है, विच प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गेट पोलराइज्ड. तो इट मीन्स यह सबस्टेंस इंसुलेटर भी कहलाते हैं क्योंकि कभी कभी यदि हम इनके यदि इनके पास हम अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें या इनमें अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये क्या पोलराइज्ड हो जाते हैं, है ना. पोलराइज्ड क्या होते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है पोलराइज्ड ध्रुवण, और आई थिंक आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है कि पोलराइजेशन क्या होता है ना. तो वही है पोलराइज्ड. तो क्या बोल रहा है, तो सारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे सबस्टेंस जो अपने से इलेक्ट्रिक को फ्लो या करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाते हैं, और लेकिन यह कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते भी हैं, है ना. तो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाते हैं. दे हैव द नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब ये करंट को फ्लो होने नहीं देंगे तो इनमें क्या होता है, नेग्लिजिबल नंबर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर पाए जाते हैं. लेकिन एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एबोनाइट, ग्लास, वैक्स, पेपर, ऑयल, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं. और ये जो सबस्टेंस होते हैं दीज सबस्टेंस आर इंसुलेटर, ये सभी सारे सबस्टेंस इंसुलेटर का वर्क करते हैं. जब इनमें हम कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें बाहर से, इनके अंदर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके बाहर यदि हम इलेक्ट्रिक ऐसा कोई मीडियम को प्रोड्यूस कर दें किसी भी माध्यम से, तो यह क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. अब देखिए, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. तो क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या होता है, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम. तो जो हम मीडियम ले रहे हैं, है ना, जो भी मीडियम ले, एयर लें या फिर जो भी हमारे मीडियम होते हैं, ग्लास मीडियम होता है ना, रेयर मीडियम होते हैं, बहुत से मीडियम होते हैं. तो हमें जिस भी मीडियम में परमिटिविटी निकालना है तो हम लेंगे किस का रेशियो लेंगे, मीडियम ऑफ परमिटिविटी और क्या, मीडियम ऑफ एयर, है ना. मीडियम ऑफ परमिटिविटी अपॉन मीडियम ऑफ या परमिटिविटी ऑफ एयर is called dielectric constant of the medium. The dielectric constant of medium is defined as K. किसे डिफाइन करते हैं, K से डिफाइन करते हैं, तो K इजिकल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक, अब देखिए, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स
तो कितने टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या दिया हुआ है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन द सबस्टेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल does not coincide with the center of its negative charge are called the polar dielectrics। ठीक, तो अब 2.27 जो फिगर दिख रहा है आपको उसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? द सबस्टेंस इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मीन ऐसे सबस्टेंस जिनमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जो पॉजिटिव, देखो मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो क्या कह रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है डज नॉट कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। कॉन्साइड की मीनिंग क्या होती है? कॉन्साइड मीन होता है हिंदी में संपाती, मीन एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे हम उनको रखेंगे कि उनका सेंटर हमें सारे मॉलिक्यूल सभी का सेंटर हमें एक दिखाई दे, उससे हम कहेंगे कॉन्साइड। और यदि हमें एक पॉइंट में यदि सारे मॉलिक्यूल्स के सेंटर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम उसे कहेंगे नॉन कॉन्साइड, है ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसे सबस्टेंस जिनमें मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज के का सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं होता है या नहीं होता है तो हम इसे क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल H2O, HCl, NH3 ये सारे क्या हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, है ना। देखिए इन दोनों का सेंटर देखिए, HCl में देखिए H का सेंटर और Cl का सेंटर दोनों कॉन्साइड दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, है ना। इसी प्रकार H2O में भी देखिए, H2O में O का सेंटर, H का सेंटर और सेकंड H का सेंटर, तीनों का सेंटर कॉन्साइड नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे हमारे पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। अब हम सेकंड पढ़ेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। द सबस्टेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। देखिए अपोजिट हो गया ना। ऐसे सबस्टेंस जिनमें मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर कैसे होते हैं? कॉन्साइड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल H2O2 N2। देखिए अब देखिए H2 में देखिए दोनों के सेंटर के में एक सीधे से देखें तो आपको एक लाइन भी दिखाई दे रहे हैं दोनों, है ना, मतलब ये क्या है? कॉन्साइड है। O2 में भी देखिए O और O दोनों के सेंटर कैसे एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये कॉन्साइड है। CO2 में भी देखिए इनका सेंटर कैसा है? एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये भी क्या है? कॉन्साइड है। तो ऐसे सबस्टेंस जिनके सेंटर मतलब जिनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर कॉन्साइड होते हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक, और इनका जो डिपल मोमेंट कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होती है? देखिए व्हेन चार्ज इज गिवन टू इट कंडक्टर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, है ना, 1 मिनट बस रुक जाइए। देखिए, है ना, क्या बोल रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे, दिख रहा है हल्का हल्का। व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, किसी देखिए क्या बोल, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसे एक बार, है ना। व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज एज मोर and more charge is given to the conductor its potential increase in the same proportion. In other words, the potentials of a conductor is directly proportional to the amount of charge given to it. If on imparting a charge, improving है, imparting है, आप लोग बुक में इसे एक बार देख लेना। If on imparting a charge Q to the conductor, its potential electric potential increase by V, then Q proportional V और Q equal CV। देखिए यह इसकी मीनिंग क्या है? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी मीन क्या होता है? किसी भी चीज़ की कैपेसिटी क्या होती है ना, एक क्षमता होती है ना, कि एक किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे कंडक्टर की क्षमता, धारिता क्या होती है? कैपेसिटी, है ना। तो देखिए व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं एक्स्ट्रा, है ना, जब हम किसी कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज देंगे इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा? इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है कि यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज गिवन करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा? इंक्रीज तो होगा ही।
एज मोर एंड मोर चार्ज इज गिवन। अब यह क्या बोल रहे कि यदि हम उसे और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दें कंडक्टर को, इट्स पोटेंशियल इंक्रीज, है ना। तो हमें यदि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा या नहीं। इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन मीन जितना चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जितना कम देंगे उतना कम इंक्रीज होगा। तो यहाँ से एक क्या चीज़ निकल के आती है, इन अदर वर्ड्स द पोटेंशियल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से क्या एक कंडीशन निकल के आती है कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल उसके चार्ज के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होती है? यदि हम किसी एक चीज़ को इंक्रीज करें तो सेकंड चीज़ भी इंक्रीज हो तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल कहेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की मीनिंग क्या होती है? यदि हम किसी एक चीज़ को इंक्रीज करें तो सेकंड चीज़ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स उसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो अभी यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है कि यदि हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये प्रोपोर्शनल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज उसके पोटेंशियल के कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ से यदि हम चार्ज को Q माने और पोटेंशियल को V माने, एज्यूम कर लें, तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V होगा, Q प्रोपोर्शनल V। और यदि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम यहाँ से रिमूव करें तो यहाँ पर क्या जाएगा? Q इक्वल CV। यहाँ पर C क्या है? कांस्टेंट है। तो वेयर C इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पर C का हमने कांस्टेंट लिया है और इसी C को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी मीन क्या होता है? धारण क्षमता, है ना। तो किसी भी कंडक्टर की धारण क्षमता C, है ना। तो Q कहाँ से आया ये? तो हम फिर से एक बार पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इजिकल क्या हो जाएगा? अब यदि हमें C की वैल्यू निकालना है तो हमें V को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा Q की ओर। तो C इजिकल क्या आ जाएगा? Q अपॉन V आएगा। और Q क्या है हमारा? चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, अपन V क्या है? राइज टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से C इजिकल क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। मोस्ट IMP आपका फॉर्मूला है जो आगे अभी आपको बहुत से ऐसे डेरिवेशंस पढ़ना जिसमें ये काम आएगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये, है ना। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ इसे। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होती क्या है? तो हमने क्या देखा पहले कि हमने यदि कंडक्टर में चार्ज प्रोड्यूस किया, चार्ज को इंक्रीज़ किया, तो हमने क्या देखा कि उसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चार्ज देने की कोशिश किया तो उसका पोटेंशियल और ज़्यादा क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो हमने यहाँ से कंडीशन क्या निकाला कि जो किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के। इट मीन्स हम जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने क्या देखा? यदि हम चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं एंड पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं तो Q प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। कहाँ से? डेफिनेशन से। अब यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो Q इजिकल क्या आ जाएगा? CV। क्या आ जाएगा? CV, जहाँ C क्या है? कांस्टेंट है और इसी C को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। क्या कहेंगे? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से कैपेसिटी की डेफिनेशन भी क्या आ जाएगी? C इजिकल द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द कंडक्टर अपॉन द रेशियो ऑफ द क्या बोल रहा है? यहाँ से डेफिनेशन क्या जाएगी? किसी भी कैपेसिटी की, कंडक्टर कैपेसिटी की फिजिकल रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? उसकी कैपेसिटी। C इजिकल Q अपॉन V। अब यदि यहाँ पर इफ़ V इक्वल, यदि हम यहाँ 1 पोटेंशियल करें एंड C इक्वल, यदि हम यदि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? V इक्वल 1 हो जाए तो C इजिकल क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विच रेस्ट इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, है ना। तो यह क्या बोल रहा है? यदि V इक्वल 1 हो जाए और C इजिकल Q हो जाए तो C इजिकल क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है है ना, तो क्या उसे यदि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में शो करना चाहें तो वह उस चार्ज के इक्वल होगी जो चार्ज उसके पोटेंशियल में यूनिटी मतलब कि एकांक वृद्धि कर दें, है ना। तो ये यहाँ से आगे हमारा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का पूरा हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी एंड देयर रिलेशनशिप। तो इसके यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए, यूनिट क्या होती है। देखिए द SI यूनिट, देखिए ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। हमने किसी भी चीज़ की डेफिनेशंस पढ़ा तो हमने उसकी SI यूनिट भी पढ़ा, उसका हमने डायमेंशंस फार्मूला ही पढ़ा। तो ये चीज़ यदि आपको एग्ज़ाम में अगर कोई डेफिनेशन भी आती है और जैसे कि आपको डेफिनेशंस आ गई कैपेसिटी क्या होती है,
तो आपको उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी ऐसा यूनिट भी आपको राइट करना है, उसका डायमेंशंस फार्मूला भी राइट करना है, तो आपको नंबर अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे तैयारी करना है। तो देखिए अब इसके ऐसा यूनिट पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ना है, कैसी होती है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम सी, है ना। तो देखिए कहाँ से बनेगी ऐसा यूनिट, जहाँ से ये डेफिनेशन बनी है उन्हीं के थ्रू यहाँ से उसका ऐसा यूनिट भी बनेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको पता है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 2.38 ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी सी इक्वल क्या होता है, Q/V होता है ना। तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी विल बी कूलाम पर वोल्ट, क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, है ना। तो कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, है ना, विच इज कॉल्ड फेराड, जिसे हम क्या कहते हैं, फेराड भी कहते हैं। तो 1 फेराड इज इक्वल क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन वोल्ट या कूलाम वोल्ट इनवर्स। ठीक, फिर यहाँ से आपको 1 फेराड की डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी यदि हम क्या कर दें, द 1 फेराड इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विच व्हेन द इम्पार्टेड ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलाम इट्स पोटेंशियल राइज बाय 1 वोल्ट। 1 फेराड क्या कहलाएगा, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी ही 1 फेराड कहलाती है जब उसका यदि हम उसमें चार्ज 1 कूलाम दें और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो, 1 वोल्ट इंक्रीज हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 फेराड कहेंगे। तो 1 फेराड की भी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी 1 मार्क्स में। अब देखिए डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है, सिंस फेराड डायमेंशंस फार्मूला फेराड इज इक्वल हमने क्या पढ़ा, कूलाम अपॉन वोल्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, कूलाम अपॉन वोल्ट। तो कूलाम अपॉन जूल कूलाम, वोल्ट को यदि हम और डिवाइड करें, मतलब किससे मिलकर बनाए, तो ये तो हम इसे किससे ब्रेक में कर सकते हैं, जूल कूलाम में से ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए कूलाम और नीचे भी कूलाम है ना, तो ये हो जाएगा कूलाम अपॉन जूल कूलाम। तो ये हो गया, 1 मिनट, है ना, ये कैसे इसने किया है एक बार देख लेते हैं। डायमेंशंस फार्मूला, कूलाम स्क्वायर कैसे हो जाएगा जब यहाँ पर नीचे अच्छा हाँ, जूल अपॉन कूलाम है, सॉरी, है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। वोल्ट इजिकल वी इजिकल क्या होता है, जूल अपॉन कूलाम होता है, क्या होता है, जूल अपॉन कूलाम। और ऊपर भी कूलाम है, तो नीचे का कूलाम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ओनली जूल बचेगा। जूल को हम ब्रेक करेंगे तो न्यूटन मीटर में ब्रेक होता है, तो क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। अब देखिए कूलाम मतलब क्या, AT स्क्वायर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो MLT स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, MLT स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा, मीटर का L आ जाएगा। मतलब न्यूटन का डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है, MLT -2 एंड मीटर का क्या हो जाएगा यहाँ पर L। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब मिक्स करेंगे तो M क्या हो जाएगा, M के ऊपर ले जाएंगे तो M इनवर्स, फिर L क्या है यहाँ पे 2 है, तो L -2, और T देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे -2 है, नीचे का -2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 2 में कन्वर्ट होगा, और +2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, T⁴ एंड A स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशंस फार्मूला क्या हो जाएगा, M -1 L -2 T⁴ A⁴ ठीक। तो ये हो गया आपका डायमेंशंस फार्मूला। जिसकी फोटो नहीं ले पाई क्या, चलिए अब किसी प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर तो नहीं, इसके आगे क्या दिया हुआ ये है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। एक और डेरिवेशन छूट गया यहाँ पर, चलो ठीक है कल इसे क्लियर कर देंगे, पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जिससे मिलकर ये बना है उसे वही फैक्टर इससे अफेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए ये याद करने की ट्रिक होती है, हमें अलग से याद नहीं करना है कि कौन कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करेंगे। मतलब आपको ये डेफिनेशन लर्न है, उसके बारे में अगर हर चीज़ पता है तो वहीं से आपके फैक्टर तैयार हो जाते हैं। चलो देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट क्या है, द साइज ऑफ अ कंडक्टर। देखिए कंडक्टर से तो मिलकर बनाई है, तो इसका साइज पर डिपेंड तो करेगा ये, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, साइज ऑफ कंडक्टर। तो देखिए बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिक्रीज। हमने पढ़ा है कि यदि हम किसी भी कंडक्टर का साइज को बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। क्योंकि देखिए चार्ज को बढ़ा रहे हैं, उसके चार्ज को नहीं बढ़ा रहे हैं, साइज को बढ़ा रहे हैं कंडक्टर के। यदि चार्ज को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता। हम यहाँ पे चार्ज को नहीं बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, उसके साइज को बढ़ा रहे हैं कंडक्टर के, और चार्ज उतने का उतना ही है। तो यदि हम साइज को बढ़ाएंगे कंडक्टर के तो पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो इट्स पोटेंशियल डिक्रीज, एंड पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सी इजिकल क्या है, Q/V है। सी और V देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडीशन में आते हैं, C = Q/V।
इट मीन्स सी और क्यू है, सी और क्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सी और वी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या आ जाएगी, सी इजिकल वी के साथ सी बढ़ेगा तो वी कम होगा, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ कंडक्टर से बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, और दी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। सेकंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, यदि कोई चार्ज कंडक्टर है और उसके पास यदि हम एक और कंडक्टर को प्रेजेंट कर दें, उसकी प्रेजेंटेशन में इसमें क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिक्रीज एंड हैंस इट्स कैपेसिटी इंक्रीज, है ना। तो यदि हम किसी कंडक्टर के साइड में एक और कंडक्टर रख दें, चार्ज कंडक्टर रख दें, तो उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कैसा होता है, डिक्रीज हो जाएगा, और यदि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के आसपास का मीडियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अराउंड द कंडक्टर द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। तो क्या बोल रहा है कि यदि हम किसी ड्यू टू मतलब किसी कंडक्टर के चारों ओर हम एयर के स्थान पर क्या रख दें, कोई एक परमिटिविटी रख दें, है ना, के, डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या रख दें, के रख दें, तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंट में जो कैपेसिटी हो जाएगी किसी भी कंडक्टर की, कितनी हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मतलब हम जो भी मीडियम रखेंगे, एयर के बदले जो भी मीडियम रखेंगे, तो जो मीडियम रखेंगे उतने टाइम्स उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। और एक और चीज़ छूट गया हमारा, कैपेसिटियंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो ये हम कल के लेक्चर में देख लेंगे, और ये बहुत सारा पढ़ने का है भी इस कैपेसिटियंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।